अस्सलाम वालेकुम। राशिद हमीद ACC-PK से आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं इफ्तिखार अहमद खालिद साहब, जो मुहब्बे वतन हैं और मामलात पे गहरी नज़र भी रखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। साहब कैसे हैं आप? अच्छा, आज हम इस मौजू पे बात करते हैं जी जी कि एक ग्रैंड हयात होटल जो है वो एक बना था इस्लामाबाद में शायरा दस्तूर पे, या जहाँ पे अब काफ़ी ये इशू चला है कि पहले हाई कोर्ट ने उन्हें कह दिया जनाब कि ये इसको गिरा दें, ये अनऑथराइज है कंस्ट्रक्शन सारी, और बाद में अब 10-12 सालों बाद 5 में था, आज देख लें 15 साल के बाद अब ये हो गया कि वो सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया कि नहीं, इसको इस हालात में वो नज़रिया ज़रूरत जिस तरह पहले होता है हमारी अदालतों में, तो नज़रिया ज़रूरत के तहत इनको उन्होंने कहा कि जब इसको रेगुलर कर दें, लोगों के बड़े पैसे लग गए हैं और ये इन्वेस्टमेंटें हो गई। अच्छा, इसमें खालिद साहब बात ये है कि ये देखें आप, पहली बात तो ये है कि ये जितना भी अब ये मीडिया में आया है और ये सोशल मीडिया पे चल भी रहा है कि जनाब ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन थी, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन थी, और जनाब उन्होंने वो होटल की बजाय तो उन्होंने वो लग्जरी अपार्टमेंट्स बना दिए, और वो जो थे जिनके पास पैसे होते हैं वो पाकिस्तान में अशराफिया होते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं वो अशराफिया कहलाते हैं ना, तो उन्होंने वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर दी है और वो पैसे वैसे लग गए हैं, तो अब इसलिए इसको रेगुलाइज कर दें। और जबकि मसला ये है, जब मैंने इस केस को थोड़ा देखा तो उसमें एक बात ये सामने आई कि ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का केस नहीं है। जी जी, ये ज़मीन के ऊपर, ये ज़मीन जिस पर्पज़ के लिए लीज आउट हुई है वो ग्रैंड हयात होटल के लिए हुई है, ठीक है। ये नक्शे का या इस तरह का ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो बाद में ऊपर क्या खड़ा हो गया। बात ये है कि वो ज़मीन ही जो थी वो उस पर्पज़ के लिए नहीं दी थी। उसके ऊपर जो एक ईंट लगी है वो भले सेम डिज़ाइन की भी लगी होती, अगर उसका वो नाम ना होता और वो उसका पर्पज़ ना होता जिसके लिए उन्होंने वो ज़मीन लीज आउट की थी, तो ये इस तरह का ये केस है। ये सिर्फ ये नहीं है कि ये उधर फ्लैट बन गए हैं और ये उसको मेरे ख्याल में किसी ने टच नहीं किया है, ना मैंने देखा है कि किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब ये तो लीज ही जो है इस पर्पज़ के लिए नहीं दी, ये तो लीज ही कैंसिल हो गई, तो इसके लिए तो। अच्छा, अब इसमें आप क्या समझते हैं कि ये अब गरीबों के जो है वो झुग्गियाँ गिरा दी जाती हैं और इनके जो है वो नजरिया ज़रूरत कहता है। सर आपकी बात जो ना वो मैं कराची पहुंच गया हूँ। हाँ, कि वो छोटे छोटे लोगों के खोखे और छोटे छोटे बेचारे के एक एक कमरे के घर और 12-12 बंदों की फैमिलियाँ वो एक ही घर में रह रही हैं। फिर इस्लामाबाद में बहुत सारे जो जिनके घर किराए के हैं वो गरीब लोग हैं, एक एक कमरे के घरों में रह रहे हैं। अब उनकी बददुआएं कभी तो असर करेंगी, कब तक ये लोग बचेंगे? होना तो ये चाहिए था कि जिस बंदे ने वो गलत लीज कराई है कैंसिल करके उससे सारी पेमेंट लेते। अच्छा, अब क्योंकि वहाँ पे जितने ताकतवर हल्के हैं उनके फ्लैट्स हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ना उनके हक में फैसला दे दिया है। अब देखिए इसमें ये एक किया है 15 साल सारे सोए तो नहीं रहे, कोई ना कोई ड्रामा तो चलता रहा किसी न किसी स्टेज पे। FIA ने जनाब इसकी इंक्वायरी की है। जी जी, अच्छा, FIA ने इंक्वायरी की है, जो यहाँ पे आया है हमारे पास जो प्रिंट मीडिया है जो उसने बताया है, उसमें यही कहा है कि जनाब 5 बंदे उसमें रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक भाई 5 बंदे कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ये देखे ना। और वो बड़े बड़े, बात ये है कि लॉ एनफोर्समेंट जिसने करना है वो इनका है बिल्डिंग इंस्पेक्टर। ये बिल्डिंग इंस्पेक्टर से बात चलती है और असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जिस तरह देखिए इनके TOR निकाल दें कि जनाब आपको हमने ये तनख्वाह दे रही है अवाम और आपने और उसके अगेंस्ट ये ड्यूटी करनी है और ये आपकी जिम्मेवारियाँ हैं। उस जिम्मेवारी के हिसाब से हर सीट के अगेंस्ट एक उसके TOR होते हैं, उसके मुताबिक उसकी पे होती है और उसकी बाकी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। बात यह है कि ये सिर्फ लीगल एडवाइज़र दे दिया और 5-7 ऊपर बड़े बंदे दे दिए जिनका फील्ड के साथ कोई तल्लक नहीं है। अब अगर आप मतलब ये है कि वहाँ पे आप चेयरमैन हैं वहाँ के CTA के, तो आपके आगे जो पेपर आता है टेबल के ऊपर आपने उसके ऊपर डिसीजन लेना, आपका फील्ड जॉब है नहीं। अगर उसके पास ये सारा डाटा और ये गलत मलत चीज़ें जाती रही हैं तो उसमें एक ये तो पूरी चेन है, पूरी चेन है। एग्जैक्टली, आप जिस दिन एक ईंट लगती है, ये तो एक सिंपल केस था, सिंपल पुलिस को भेज देते कि ये अनऑथराइज कर रहे हैं, देन थानेदार इज रिस्पॉन्सिबल।
SHO रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। सर होता यही है ना कि वो जो बड़ी मछलियाँ होती हैं उनको एक साइड पे कर देते हैं। हाँ। और जो बंदे जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, जिनकी कोई अप्रोच नहीं है, जिनकी कोई हैसियत है, उनको नॉमिनेट करके उनको सजा दिलाकर जो हमने ये केस कर दिया सजा होगी। अच्छा, फिर कमाल देखिए इसमें सुई गैस है, वापडा है, ठीक है, और भी जो है फायर अलार्म वाले हैं, सेफ्टी वाले हैं, और भी जितने भी ये बड़े अपराधे के ऊपर जितने काफ़ी सारे जो डिपार्टमेंट हैं इनके ये सारे इनके साथ ये चलते हैं। तो वो सारे डिपार्टमेंट भी सोए हुए हैं, उनको भी नहीं पता कि ये क्या बन रहा है। और बिजली का कनेक्शन जो है वो तो ग्रैंड जात होटल के लिए इसके ऊपर आना है। तो वो बाबरा वाले जो थे वो किस कैपेसिटी में वहाँ कनेक्शन लगा रहे थे? हर फ्लैट का अलग कनेक्शन होगा, होटल के अलग फ्लैट नहीं होते मीटर। यहाँ पे तो एक ही मीटर या 2 मीटर बल्ब लगते हैं ना। तो मुझे मतलब रियाज की बात याद आ गई कि मैं एक छोटा सा क्लर्क था और मैं अपने फाइयों को पहिए लगा लगा के यहाँ तक पहुँच गया हूँ। वो जो पहिए हैं ना सर, वो आप ज़ाहिर हर जगह पे चले हैं। पहिए देखे ना, पहिए जो है वो लगाते रहें, लेकिन हमारी जो है ना हमारी राइट्स के ऊपर ना लगाएं। हमारी जो है वो जो हमारे एसेट हैं आवाम के उनके ऊपर ना लगाएं, खुद जो मर्जी करें। अब देखे ना वापडा वाले किसी वापडा वाले को उन्होंने रिस्पॉन्सिबल नहीं करार दिया, किसी इन्होंने बिल्डिंग बाई लाज को जो चेक करते हैं उनके ऊपर कोई इन्होंने नहीं इल्ज़ाम लगाया। अब मैं आपको हाँ इसमें एक आपको बड़ी अच्छी मैं बात बताता हूँ। बात ये है कि जब ये सारी अनऑथराइज ये एक्ट हो रहा था जी जी, और वो जितना भी ये लोग थे ये सब माल बना रहे थे, जो हुकूमत के एहलकार हैं जिन्होंने हुकूमत की रिट को और कानून को और ज़ाब्ते को इम्प्लीमेंट रख रहा था, जिसकी वो तनख्वाह ले रहे हैं, जिसको वो हराम कर रहे हैं। हराम ही किया है ना, जब उन्होंने अपना जॉब नहीं किया जिसके वो पैसे ले रहे हैं। बिल्कुल सही। तो पहले उन्होंने उस वक्त पैसे लिए और अब रेगुलाइज होने के बाद अब दोबारा अब वो दोबारा से अब दूसरी टीम जो है आ गई है। अब 15 सालों में लोग चेंज हो जाते हैं, अब वो उनको भी पैसे वो भी मामला रेगुलाइज करने के लिए ये चीज़ें फिर चलेगी। बात ये है कि ये आप खुद ही एक पब्लिक को मैसेज देते हैं कि भाई पहले आप ये सब कुछ कर लें, तो फिर उसके बाद जो है ना वो हम इस तरह करके फिर पहले भी दें, तो दोबारा जो है उनमें से किसी बंदे को जज साहब के पास जब सारा केस आ जाता है तो उनको सारा पता होता है। तो साथ असल में जितनी देर तक ये आपका निज़ाम नहीं ठीक हो सकता, जितने दिन आप रिस्पॉन्सिबल इसके ऊपर देखें ना। एक मैं अक्सर जाते रहे हैं कचहरियों में और इधर हाई कोर्ट में भी कोई ना कोई लोगों के केस या कभी इत्फाक होता है, दोस्त जो एडवोकेट है उनके साथ कभी ऐसे जाने का इत्फाक हो जाता है। तो जज साहब कभी थानेदार को ये नहीं कहते कि भाई तुमने ये इलीगल एक्ट किया था, ये गलत FIR काटी थी, तुम्हारी भी कोई पनिशमेंट है। बिल्कुल सही आपकी बात। कभी भी कोई एक्शन किसी जज ने या किसी भी ऑफिसर ने ये नहीं लिया कि जनाब आपने ये गलत एक्ट किया था, उसकी वजह से आवाम का जो एक शहरी था मुअज़्ज़ज़ उसको ये तकलीफ पहुंची है, तो तुम्हारी ये ड्यूटी नहीं थी, तुमने बियॉन्ड द मीन्स तुमने एक्ट किया है, तो इसलिए तुम्हारी ये सज़ा है। तो ये एक दिन में मुल्क ठीक होने में कोई इतना मसला नहीं होता। ये थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच के साथ ये सिर्फ बात करनी होती है कि जनाब जो आपने किया है उसका आपको रिटर्न भी। ये आप बाहर सारी दुनिया यूरोप में जो डेवलप कंट्री ऐसे नहीं होगा। ये जो रिंग रोड का पिंडी का स्कैंडल है उसमें DC को सजा दे दिया, उसको जब नॉमिनेट कर दिया, बाकी सारे फ्री हैं। अब बड़ा एक पुराना शेर मुझे याद आ गया कि मेरे शहर में एक सड़क बन रही है, जो इसको बनाएगा फूले फलेगा। तो वो वही वाली बात है कि जब अलॉटमेंट की है तब पैसे लिए, अब रेगुलर देंगे तब पैसे लेंगे, बात खत्म हो गई। देखा ना जिस तरह हम लोग थे हमारी एज के लोग, तो वो लोग हो गए। इमरान खान हमारी एक आखिरी उम्मीद लगानी तो है ना किसी के साथ। ये वो पहले तो जो है वो तो 100 आ गए हैं ना, तो आखिरी उम्मीद जो थी उसने भी हमें डिसअपॉइंट किया। हम ना चाहते हुए भी उम्मीद तो मजबूरी है ना रहने के लिए, तो हमने उम्मीद इससे लगा ली कि और कोशिश भी की अपने लेवल पे जहाँ पे हमारे जितने रिसोर्सेज थे कि ये ज़िंदगी के ये मामला जो है पाकिस्तान के ये अब बेहतर हो जाए। तो लेकिन यह है कि उसका भी आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर कोई शर्म ही नहीं है देखिए मैं आज झूठ बोलूँ और सुबह मुझे गए हो तू तो कल है कह रहे ऐसे झूठ बोल रहे थे, तो आज तुम ये कह रहे हो। तो मेरा तो समझ नहीं आती ये लोग किस तरह के लोग हैं हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हैं कि जो रोज बेशर्मी की तरह वही बनाते हैं और कोई उसमें कोई नहीं है कि कोई मतलब एम्बैरस फील करे या कोई शर्मिंदगी हो। मुल्क जाए भाड़ में, आवाम जाए भाड़ में, किसी का कुछ होता है नहीं होता। मुझे बताएं कि मेरे लिए क्या बेनिफिट। देखिए ना आज तक फैसले देखिए, आवाम
कोई बड़ा बारीकी का कोई ऐसा कानून हो तो शायद आवाम को समझ ना आए, वरना तो अल्लाह ने भी हर एक इंसान को शऊर दिया हुआ है, उसको अच्छे बुरे की तमीज़ है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना जी। तो आवाम को सारी समझ आती है, जो भी फैसले आते हैं जाते हैं सब लोग देखते हैं। तो ये ऐसा ऐसा ये सारी चीज़ें जो ये अब जा रही हैं उस तरफ, ये इसी वजह से है। ये माशरे में जो अदम जो है ये इस्तेकाम और ये तशद्दुद का जो अनसर जो है ये फ़रोग पा रहा है, ये सारा कुछ चक्कर। मायूसी देखें ना आप, कितनी एक बंदा कितनी बर्दाश्त करेगा, जब उसका बर्दाश्त का लेवल जो है वो ख़त्म हो जाता है तो फिर वो बम पड़ता है। हाँ। फिर वो जत्थे बनते हैं, फिर तंजीमें बनती हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं, फिर लोग एहतजाज की तरफ जाते हैं। हाँ। और इंतशार इसलिए फैलता है। चले अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक सिस्टम चल रहा है जैसा भी चल रहा है। ये बस अल्लाह है, ये है कि हमें हिदायत नसीब करे और उस वक्त से पहले हम ट्रैक पे आ जाए, ट्रैक पे जब एक फिर इज्तिमाई तौर पे हमें नुकसान पहुँचे। नहीं जी नाज़रीन, आज आपको एक थोड़ा सा एक तफसीली फ़ैसले जो एग्जेक्टिव्स के होते हैं एक उसके बारे में आपको थोड़ा सा एक इसमें थोड़ा सा रिव्यू कराया है। तो ये देख लें कि पाकिस्तान में कानून जो है वो कैसे चलेगा और कैसे दाद रसी होगी गरीबों की, और आम आदमी जो है वो यहाँ पे कैसे रह सकेगा। आज तक के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।